नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शास्त्री भवन में प्रमुख सचिवों मंत्रियों के साथ मीटिंग की है, जहां पर बजट खर्च, अनुपूरक बजट और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर विभागों से फीडबैक लिया गया है। और वहीं मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम सहित कई मंत्री भी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आज आप देखेंगे कि सभी विभागों के बारे में हम और तेजी के साथ कैसे बेहतर काम कर सकते हैं, जनता के हित और जनता के आकांक्षा के अनुरूप, उस दिशा में हम सब आज चर्चा करने वाले हैं। और प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 के विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। हमारी जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है और इसके साथ ही साथ प्रदेश के आम जनमानस का आत्मविश्वास बढ़ा है। आज प्रदेश पूरे राष्ट्र के पैमाने पर, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे लाइन ऑर्डर हो, औद्योगिक निवेश के मामले में भी प्रथम डेस्टिनेशन औद्योगिक घरानों के लिए साबित हो रहा है। समीक्षा इस बात की कि विभाग ने अब तक क्या खर्च किया, एलोटेड बजट क्या था, उसके सापेक्ष खर्च किया हुआ है, अगला टारगेट क्या है, हम लोगों को अनुपूरक में लेना है तो उसके सापेक्ष स्थितियाँ क्या हैं, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के दृष्टिगत हम लोग कहाँ खड़े हैं, अन्य जो और लक्ष्य हैं उसमें हम लोगों की स्थिति क्या है, और अगर कहीं कमजोर है तो उसके लिए क्या क्या और हम लोग प्रबंधन किए हैं या उसकी रणनीति बनाए हैं। इन सब विषयों पर चर्चा होगी। और मैं समझता हूँ कि माननीय मुखिया के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी ये ले रहे हैं, हम लोगों के लिए गौरवपूर्ण क्षण है कि मार्गदर्शन मिलेगा ताकि और हम लोगों को प्रगति और काम को अंजाम देने में एक सहायता मिलेगी, बल मिलेगा। सर, विधानसभा का सत्र भी है और अनुपूरक बजट भी पेश होना है। निश्चित रूप से सरकार हर विपक्ष के सवाल का जवाब देने की बात हो, हमारे जो अन्य विभागीय कार्य होंगे, जो तमाम संवैधानिक जो काम पूरे कराने होंगे, वो सब उपलब्ध कराए जाएंगे। और विपक्ष का भी हम उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सहयोग प्राप्त होगा, ऐसा मैं उम्मीद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा किया, विभागों में हम लोगों को और स्पीड पकड़ना चाहिए, कार्य योजना बनाकर बजट को जनता के हित का त्वरित जो है परियोजना है उसको पूर्ण करना चाहिए। कई विभागों को साथ रख करके कई विभागों के मंत्रियों और उनके उच्च अधिकारियों के साथ कई विषयों की समीक्षा की। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए जो विभागीय बजट में जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के सापेक्ष और खर्च करने की स्पीड को और बढ़ाने के लिए और विभागवार क्या क्या कार्य हुए हैं, क्या क्या कार्य आने वाले महीनों में वित्तीय वर्ष में होने चाहिए, उन सारे विषयों पर समीक्षा किया है, मार्गदर्शन दिया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सभी विभागों के अधिकारियों के साथ और मंत्रियों के साथ बैठक की है कि पिछला जो बजट पास हुआ था वो कितने खर्चा हो पाया है, किस बजट में कितना विभाग में रह गया है बजट, वो समय सीमा पर खर्च किया जाए और जिन योजना परियोजनाओं में खर्च किया गया था या मद में रह गया है उनको बजट से सत्र से पहले यानी अनुपूरक जो बजट पेश किया जाएगा उससे पहले उस विभाग को बजट खर्च करना होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा सत्र से पहले कौन से विभाग किस बजट, अपने पुराने बजट को, वित्तीय बजट को कितना खर्च कर पाते हैं, या फिर विपक्ष को एक बार फिर से घेरने का मौका देंगे कि तमाम ऐसे भी विभाग होते हैं जो अपना पुराना बजट 50% तक भी नहीं खर्च कर पाते हैं। कैमरा रियाद के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और दिल्ली में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025 पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य जनता को लाभ पहुंचाना होना चाहिए। मनरेगा के तहत मानदेय वृद्धि और किसानों को जोड़ने पर फोकस किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नाम बदलने से काम नहीं बनेगा, राज्य और केंद्र में फंड की कमी से नुकसान होगा। नहीं होनी चाहिए, राजनीति और स्कीम इसलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोग, मजदूरों को काम मिलता था,
आज की महंगाई में मानदेय कैसे बढ़े और इस स्कीम से किसान को कैसे जोड़ा जाए जिससे किसान को भी लाभ पहुंचे। स्कीम तब अच्छी होती जिससे किसान भी जुड़ जाता। आखिर किसान को भी हाथ चाहिए होते काम अपना पूरा करने के लिए, और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने आंकड़ों में बाजीगरी कर रही हो, क्योंकि आज के ज़माने में कंप्यूटर पे जानकारी हासिल हो जाती है कि स्कीम कितनी चल रही है, कौन बेनिफिशियरीज हैं, तो कहो वो मैनिपुलेशन चल रहा हो स्टेट गवर्नमेंट का। तो आप क्या करना चाहते हैं? और मुझे याद है जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री रह करके आया हूं प्रधानमंत्री बनने, तो जो मुख्यमंत्रियों के इश्यूज होते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करेगी ये स्कीम। और फिर जो मंत्री इस स्कीम को लेके आ रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मुख्यमंत्रियों के सामने ये संकट पैदा करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के सामने संकट पैदा करेंगे। और फिर वो लोग ये स्कीम को ला रहे हैं जिनको पता है कि सेंटर और स्टेट में कई बार स्कीम्स को लेकर के और पैसा न आने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान होता है। तो नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। दिल्ली की सरकार अब यूपी की सरकार की नकल कर रही है। सबसे ज्यादा नाम बदलने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो यूपी की सरकार ने। मुझे लगता है अभी तक तो दिल्ली से यूपी वाले सीखते थे, अब यूपी वाले दिल्ली वालों को सिखा रहे हैं। सर, वोट चोरी को लेकर वाराणसी में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत एसआईआर प्रक्रिया जारी है और इसी पर जिला अधिकारी ने बताया कि बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र भरने का कार्य 100% ये कंप्लीट हो चुका है। 18.5% मतदाताओं के नाम 2 जगह या फिर स्थानांतरित ये पाए गए हैं। अगर 2 जगह या स्थानांतरित पाए जाते हैं और सूची शुद्धिकरण के लिए बीएलओ के साथ साथ बीएलए को सक्रिय किया गया है। देखिए, अभी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें अभी इन्यूमरेशन का फेज चल रहा है। इस दौरान जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, गणना प्रपत्र है, वो बीएलओज के द्वारा घर घर मतदाताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है और उनसे वो फॉर्म भरवाकर वापस बीएलओ ऐप पे डिजिटाइज किया जा रहा है। वर्तमान में 100% मतदाताओं का सत्यापन किया जा चुका है और जो मतदाताओं ने फॉर्म भर के दिया है उनको डिजिटाइज किया जा चुका है। जो उसमें मृतक, शिफ्टेड या डुप्लीकेट आइडेंटिफाई किए गए हैं उनकी भी फीडिंग बीएलओ ऐप पे करा दी गई है। 100% कार्य इसका हो गया है। वर्तमान में मैपिंग जो 2003 के वोटर लिस्ट के साथ की जानी है उसकी प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारे एसडीडी की सूची बनी है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर किया गया है। उनके द्वारा भी उस सूची का परीक्षण किया जा रहा है। बीएलओज के द्वारा भी घर घर जाकर उस सूची का पुनः परीक्षण किया जा रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया है वो निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में सुचारू रूप से चल रही है। सर, जो 6 लाख मिसिंग की बात आ रही थी, वो 6 लाख मिसिंग क्या अभी है? देखिए, इसमें जैसा मैंने बताया, जो लोगों ने फॉर्म भर के दिया है उन सबका फीडिंग हो गई है और करीब 18.5% मतदाता ऐसे हैं जो मिसिंग नहीं बल्कि वो मृतक हैं या शिफ्टेड हैं या 2 जगहों पे उनका नाम था, डुप्लीकेट 2 जगहों पे था। इसके कारण उनका उस सूची में नाम रखा गया है और उसी का भी दोबारा से वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि वो 100% शुद्ध हो, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी एएसडीडी की सूची जो है उपलब्ध करा दी गई है, उसी का वेरिफिकेशन। देखिए, अभी जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बीएलएज नामित किए गए हैं। ज्यादातर बूथों पे उनके द्वारा भी काफी एक्टिवली काम किया जा रहा है। कुछ बूथ अभी भी है जहाँ पे बीएलएज उतने एक्टिव नहीं है, वहाँ पे हम लोग जिला स्तरीय अधिकारियों को, अन्य अधिकारियों को भी लगाकर सत्यापन का कार्य करा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को भी लगातार कहा जा रहा है कि वो अपने बीएलएज के साथ बैठक करके उनको भी इस चीज के लिए एक्टिवेट करें कि वो जाकर जो सूचियां हैं उसको ठीक तरीके से वेरिफिकेशन। और बांदा में एआरएम पर महिला कंडक्टर ने छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि मामला सामने आते ही जिलाधिकारी जे रिबा ने जांच के आदेश दिए। वहीं एआरएम मुकेश बाबू ने आरोपों को निराधार बता दिया और कार्रवाई को बदनाम करने की साजिश तक उन्होंने बता दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। इसमें कुछ सीसीटीवी लगा हुआ है और अगर कहीं कुछ है तो साक्ष्य देंगे। तो क्या माना जाए, सिर्फ एक दबाव बनाने के लिए, ब्लैकमेल करने का तरीका है? बिल्कुल, ये अनावश्यक दबाव बनाने के लिए, ताकि सही काम न किया जाए। ये लोग चोरी करते रहें, भ्रष्टाचार करते रहें, इसलिए ये दबाव बना रही हैं। निश्चित रूप से इनके साथ कोई आदमी है जो इस तरह की गलत सलाह दे रहा है। क्या आपके द्वारा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या एफआईआर दर्ज कराई जाएगी झूठी शिकायत करने पर? हाँ बिल्कुल, हम जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम जरूर करेंगे।
कड़ाके की ठंड में फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ठिठुरने के लिए छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि नगर पालिका अलाव जला रही है, लेकिन रेलवे ने न रैन बसेरा और न ही नगर पालिका को यहां पर बनाने दिया। अब ईओ ने कहा है कि यात्रियों की अव्यवस्था के लिए रेलवे प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। और मैं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीडब्ल्यूडी विभाग में सहायक अभियंता राकेश कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि हत्या का मामला और निलंबन के बाद भी उन्हें मनचाही पोस्टिंग मिलने के आरोप हैं और डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने नियमों की अनदेखी कर अटैचमेंट देने के आरोप लगाते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की है। लोक निर्माण विभाग का एक ऐसा सहायक अभियंता जिसकी कार्यप्रणाली की वजह से विभाग की छवि तो धूमिल हो रही है, साथ ही साथ जो है तो उच्च पदों पर बैठे अधिकारी हैं उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे सहायक अभियंता जो शाहजहांपुर में तैनात रहते हुए जिन पर हत्या का भी मामला दर्ज होता है और यहां तक कि शाहजहांपुर कोर्ट द्वारा उन पर आजीवन कारावास की भी सजा सुनाई जाती है, उसके बाद भी शाहजहांपुर प्रांतीय खंड में रहते रहते उनको बरेली प्रांतीय खंड से भी अटैच कर दिया जाता है। हालांकि उसके बाद भी जो है जब वो जेल से लौट के वापस आते हैं, एक बार फिर से बताया जा रहा है कि उनको फिर से जो है तैनाती देने को लेकर के कार्रवाई चल रही है। हमारे साथ एनडी द्विवेदी जो है जो डिप्लोमा इंजीनियर संघ के अध्यक्ष हैं, क्या पूरा मामला है हमसे जानने की कोशिश करेंगे। सहायक अभियंता राकेश कुमार जिन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं, हत्या का भी अलग केस चल रहा है, निलंबन जिनका होना चाहिए लेकिन उसके बावजूद भी निलंबन तो हुआ लेकिन फिर बहाली के लेकर के एक बार कार्रवाई शुरू की गई है। जी, निश्चित रूप से सहायक अभियंता एक श्री राकेश कुमार जी हैं, प्रांतीय खंड शाहजहांपुर में। इनके ऊपर हत्या का आरोप लगा और एफआईआर दर्ज हुआ शाहजहांपुर में और ये जेल गए। जेल से छूटने के बाद फिर जब जमानत पे आए, निलंबित भी हुए, फिर इनका निलंबन खत्म किया गया, फिर इनकी पोस्टिंग शाहजहांपुर में ही की गई, जबकि वहां पे इतना गंभीर विवाद हुआ था, हत्या हुई थी और उससे विभाग की छवि लगातार समाचार पत्रों में निकला कि सहायक अभियंता द्वारा इस तरह से हत्या की गई नौकरानी की। तो स्वाभाविक रूप से इनको वहां पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर इनको निलंबित करके निलंबन के बाद शाहजहांपुर में ही तैनाती कर दी गई। और इसी बीच मुख्य अभियंता बरेली द्वारा इनको अवैध ढंग से, अनधिकृत रूप से, उनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी अन्य जनपद के सहायक अभियंता को संबद्ध करे, यह अधिकार शासन को है, लेकिन उन्होंने अनधिकृत तरीके से इनको प्रांतीय खंड शाहजहांपुर में से हटा करके साथ साथ उसके काम के साथ साथ प्रांतीय खंड बरेली में संबद्ध कर दिया गया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि 70% चार्ज इनके पास प्रांतीय खंड बरेली का दिया गया। जब ये कार्यों के संपादन नहीं कर पा रहे थे, चूंकि शाहजहांपुर भी है, 70% प्रांतीय खंड है, तो अवर अभियंताओं ने इसका विरोध किया। और जब विरोध किया और हमारे संज्ञान में मामला आया तो हमने अपने विभागाध्यक्ष जी को पत्र से अवगत कराया कि इस तरह से अवैध ढंग से संबद्ध किया गया। उन्होंने तत्काल पत्र लिख करके मुख्य अभियंता का स्पष्टीकरण मांगा और कि आप तत्काल स्पष्टीकरण दीजिए। उन्होंने संबद्धीकरण को निरस्त कर दिया और उनको वापस भेज दिया गया, लेकिन मुख्य अभियंता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि हमने पत्र लिख करके मांगा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच संबद्धता खत्म होने के 8-10 दिन बाद फिर न्यायालय, जो माननीय न्यायालय, जिला न्यायालय है, सत्र न्यायाधीश शाहजहांपुर के द्वारा इन सहायक अभियंता महोदय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और जैसे ही ये समाचार पत्रों में निकला, हमने विभाग को सूचित किया कि चूंकि वो जेल चले गए हैं, उनको निलंबित किया जाए। तो विभाग के मुख्य अभियंता कह रहे हैं कि हमको संज्ञान में नहीं है। अधिशासी अभियंता थानाध्यक्ष को पत्र लिख करके पूछ रहे हैं कि क्या उनको सजा हुई है। उसमें निलंबित करने में भी इनको विलंब किया गया, बहरहाल निलंबित कर दिया गया है। अब पता चला है कि फिर ये जमानत पे आए हुए हैं और फिर शाहजहांपुर में तैनाती के लिए लगातार हाथ पैर मार रहे हैं। हमने विभाग को भी पत्र लिखा है कि इनको कम से कम शाहजहांपुर में तैनात न किया जाए, चूंकि वहां पे इस तरह का मुकदमा चला है और इस पे सजा हुई है, तो वहां फिर छवि धूमिल होगी। तो मैंने अनुरोध किया है और मैं चाहूंगा विभाग से कि कम से कम इनको शाहजहांपुर में इनकी तैनाती न दी जाए, कि किसी असंवेदनशील पद पे इनको दिया जाए, क्योंकि ये शुरू से विवादित है। गाजीपुर में थे तो वहां भी मुख्य अभियंता से इन्होंने संबद्ध कराया था, हम लोगों के संज्ञान में आया तो मुख्य अभियंता को जब बात हुई तब उन्होंने इनकी संबद्धता खत्म की। तो लगातार 2-2 डिवीजन में काम करने के लिए विवादित रहे हैं। ऐसे सहायक अभियंता को तो शाहजहांपुर का मतलब किसी भी अहम जिम्मेदारी पर नहीं होना चाहिए। इनको नॉन वर्किंग में भेजा जाना चाहिए कि इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों को नॉन वर्किंग में रखना चाहिए, परंतु विभाग इनको महत्वपूर्ण पद पे रखा हुआ, अभी इनकी कार्रवाई चल रही है। तो
तो मैंने इसीलिए पत्राचार कर दिया विभाग को और शासन को भी कि इनको कम से कम ऐसे संवेदनशील पद पर न रखा जाए जिससे विभाग की छवि न खराब हो और सरकार की छवि भी न खराब हो। इस समय हमारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहा है और अहम विभाग है, तो हम चाहते हैं कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है उनका पालन करते हुए इनकी पोस्टिंग कहीं अकार्यकारी खंड में करनी चाहिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से सहायक अभियंता राकेश कुमार पर जहां एक तरफ इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी जिस तरीके से बताया अभी एनडी द्विवेदी जी ने कि जो है अब वो जो वापसी की जो है कोशिश की जा रही है, यानी कि शाहजहांपुर नहीं बिल्कुल उत्तर प्रदेश के किसी भी जो है जिले में किसी अहम जो जिले के अंदर जो अहम पद है वहां पर भी उनकी तैनाती नहीं की जानी चाहिए, ऐसे जो सहायक अभियंता है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार विभाग की ओर से क्या कार्रवाई आगे की जाती है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। श्रावस्ती में जिला अधिकारी ने बेसिक शिक्षा कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। बीएसए सहित कई अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित मिले। सभी पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश हैं। फतेहपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी है जबरदस्त टक्कर। हादसे में एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक। जांच कर रही है पुलिस। अलीगढ़ में घने कोहरे से हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप। विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य। टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लंबी कतार। एम्बुलेंस और ट्रक चालक भी मजबूर हुए। बहराइच में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस की बदमाश से मुठभेड़। नेपाल जाने की तैयारी में था शातिर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल। कब्जे से अवैध पिस्टल, चोरी की बाइक बरामद। अलीगढ़ कारसी में त्रयोदशी भोज के दौरान विवाद। युवक की चाकू से गोलकर हत्या। इलाके में फैली है सनसनी। पुलिस ने आरोपी पिता बेटे को गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में ठंड और घने कोहरे का कहर। 50 मीटर तक विजिबिलिटी। आग का सहारा लेते नजर आए लोग। हाईवे पर लाइट जलाकर धीमी रफ्तार से चल रहे हैं वाहन। कानपुर देहात में ब्राजील की महिला की संदिग्ध मौत का मामला। टैक्सी यात्रा के दौरान पेट्रोल पंप पर बिगड़ गई हालत। हार्ट अटैक से मौत। फॉरेंसिक जांच शुरू। सुल्तानपुर में सर्जिकल की दुकान में आग लग गई। लाखों का सामान, दवाएं जलकर पूरी तरह से राख। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया। आगरा एयरपोर्ट पर 3 कारतूस के साथ पकड़ा गया डेनमार्क का टूरिस्ट। बेटे के साथ पकड़ रहा था फ्लाइट। सीआईएसएफ ने आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। कन्नौज में गांजा तस्करों के गिरोह का भंडाफोड़। एसओजी सर्विलांस टीम ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 25 किलो गांजा बरामद। 3 लाख के करीब बताई जा रही है कीमत। एटा में घने कोहरे के कारण बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुकान में जा घुसी तेज रफ्तार एम्बुलेंस। चालक गंभीर रूप से घायल। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। कानपुर देहात में दबंगों के हौसले बुलंद। एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में पीड़िता को पीटते दिखाई दिए कुछ लोग। महोबा में चोरों के हौसले बुलंद। जिला अस्पताल में फायर सिलेंडर चोरी का प्रयास किया गया। रंगे हाथों पकड़ा गया चोर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। जांच कर रही है पुलिस। अलीगढ़ में दबंगों की दबंगई सामने आई है। 3 दबंगों ने एक युवक से रास्ते में मारपीट की है। फायरिंग भी की है। गोली मारकर हमलावर मौके से फरार। गबाना क्षेत्र का मामला। एटा में नहर में तैरता दिखा एक शख्स का शव। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची है पुलिस। जांच कर रही है। अलीगढ़ में 2 युवकों ने ऑन ड्यूटी दरोगा से किया मारपीट। लोहे की रॉड से किया जानलेवा हमला। मौके पर पहुंची पुलिस कर्मियों ने घायल को तुरंत अस्पताल में एडमिट करवाया। कानपुर देहात में दबंगों ने सेल्समैन के साथ की मारपीट। बीच बचाव करने आए स्थानीय दुकान के मालिक को भी पीटा। शराब दुकान में लूटपाट का किया था प्रयास। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। अलीगढ़ में सर्दियों के अलाव से घर में लगी आग। एक बच्चे की मौत की खबर। 2 घायल। सूचना पर पहुंची है पुलिस। जांच जारी। अलीगढ़ में गांव बजौता में बम्बा की पटरी टूटने से 200 बीघा फसल पूरी तरह से जलमग्न। प्रशासन की अनदेखी से नाराज किसानों ने 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। अर्धनग्न धरने की चेतावनी। नोएडा में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने 9 थाना प्रभारियों के तबादले किए। दादरी से सेक्टर 20,
सेक्टर 39-58-63 AHTU SOG में बड़ा फेरबदल। बाराबंकी के मसौली में शादीशुदा महिला की संदिग्ध हत्या, प्रेमी ने माता पिता और बहनों पर लगा दिया आरोप, धारदार हथियार से वार के निशान, जांच कर रही है पुलिस। नोएडा सेक्टर 49 पुलिस ने बड़ी चोरी का किया खुलासा, 4 गिरफ्तार, बाइक, कार, मोबाइल, ज्वेलरी, लैपटॉप, टीवी, विदेशी करेंसी भी बरामद। सहारनपुर में नगर निगम की अतिक्रमण रोधी अभियान, कुतुब शहर से बूढ़ी माई चौक तक टकराई, 50 बड़े टायर दुकानों के बाहर रखा सामान जब्त। बदायूं में 28 से 30 दिसंबर को एबीवीपी ब्रज व्रत का 67वां अधिवेशन, 16 जिलों में 750 प्रतिनिधि होंगे शामिल, शिक्षा, संस्कृति, समाज पर होगा मंथन। अमेठी में पुरानी रंजिश में युवक की पिटाई से मौत, गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों का प्रदर्शन, नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। भदोही में कोतवाली से चंद दूरी पर चोरी का दुस्साहस किया गया, एक रात में 2 दुकानों के तोड़े गए ताले, बैंक ग्राहक सेवा केंद्र से नकदी सामान चोरी, जांच कर रही है पुलिस। एटा में भारी सर्दी और घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतार, दृश्यता बहुत कम, ठंड और कोहरे से लोगों की दिनचर्या प्रभावित। मथुरा में झोला छाप डॉक्टर का इंजेक्शन पड़ा, 77 साल के ओम प्रकाश पर जानलेवा, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, क्लिनिक सील, आरोपी डॉक्टर फरार, कार्रवाई जारी। फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर रैन बसेरा निर्माण विवाद, रेलवे और नगर पालिका आमने सामने, आरपीएफ ने निर्माण रुकवाया, ईओ ने डीएम की शिकायत की है, यात्रियों की सुविधा प्रभावित। एटा पुलिस ने ऑपरेशन जागृति 5.0 के तहत चलाया 10 दिवसीय अभियान, किशोर अवस्था, सोशल मीडिया, एलोपमेंट और आमजन अभिभावकों को किया जागरूक। राज्य कर्मचारी संघ परिषद यूपी की कानपुर देहात जिला कार्यकारिणी गठित, एडीओ पंचायत अमित पांडे अध्यक्ष, कुलदीप कुमार चुने गए महामंत्री। फतेहगढ़ में करंट हादसा, निर्माण कार्य के दौरान 33,000 वोल्ट लाइन की चपेट में आकर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मौत, परिवार ने मचा कोहराम, एम्बुलेंस में लगा दिया लापरवाही का। आगरा में अछनेरा जगन विहार कॉलोनी में तालाब शिलान्यास पर विवाद हो गया, चेयरमैन प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कॉलोनी किसी भी वार्ड में नहीं, 2 बार शिलान्यास की गलतफहमी भी दूर की गई। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे पर जिलाधिकारी ने बनाई 4 सदस्यीय जांच कमेटी, 48 घंटे में जांच कर लापरवाही रोकथाम में सौंपेगी सुझाव रिपोर्ट। सहारनपुर में थाना मिर्जापुर पुलिस की मुठभेड़, 25,000 का नामी गौकश घायल, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा, बिना नंबर प्लेट मोटरसाइकिल बरामद, बदमाश ने गोली लगने पर किया तौबा। फतेहपुर के बिंद की कोतवाली क्षेत्र में पॉलिटेक्निक के पास 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर, हादसे में युवक की मौत की खबर, दूसरा घायल, अस्पताल में एडमिट, जांच जारी। कानपुर देहात में झांसी कानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और नेक्सस की भिड़ंत हो गई है, बच्ची और युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती किया गया, दोनों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल, जांच कर रही है पुलिस। मिर्जापुर में काशीराम आवास के निवासियों ने नोटिस के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन, जिलाधिकारी ने सर्दी को देखते हुए फिलहाल कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।